हेलो बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। कविता का नाम है गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये कविता बेशक आपने पहले सुनी होगी और ये हमको प्रेरित करती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह हमारे साथ मिल के मेहनत करते रहिए और एक नया गीत लिखने का समय है, जो गीत आपकी विजय को दर्शाएगा, जो गीत आपके मेहनत को दर्शाएगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने ये समझा कि आज़ादी के बाद इंडिया को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। हमने देखा कि सबसे पहले तो देश का बंटवारा हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं और बहुत सारे लोग अपने प्यारे लोगों से बिछड़ जाते हैं। देन हमने देखा कि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करवाना था, जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आगे हमको एक और चैलेंज आया आज़ादी के बाद, वो था स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। हमें अपने राज्यों की जो बाउंड्री है उन्हें वापस से ड्रॉ करना था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो राज्यों की बाउंड्री है वो अपने फायदे के हिसाब से बनाई थी। वो अलग अलग प्रोविंस में टैक्स लिया करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के अनुसार देश की डाइवर्सिटी को इग्नोर किया और बाउंड्रीज को बना दिया। लेकिन हमने हमेशा से वादा किया था कि आज़ादी के बाद हम अपनी बाउंड्रीज को अच्छी तरह से बनाएंगे, क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। मैंने पार्ट वन में भी आपको एक्सप्लेन किया कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है अनेकता बहुत है। अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ लोगों का संप्रदाय अलग है, कास्ट अलग है, कलर भी अलग है। तो इंडिया इतना डाइवर्स है। लैंग्वेज, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, हर मामलों में इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं। तो हमने ये वादा किया था कि हम अपने भारत के राज्यों की इंटरनल बाउंड्रीज को वापस से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो अपने फायदे अनुसार बाउंड्रीज को बनाया था। उन्हें वहां की डाइवर्सिटी से घंटा फर्क पड़ता था, लेकिन हमने वादा किया था कि हम अपने राज्यों की बाउंड्रीज को अच्छे से बनाएंगे। हमारे लिए सिर्फ उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाना जरूरी नहीं था, बल्कि बाउंड्रीज को हमें ऐसे बनाना है कि देश के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी है वो एकोमोडेट करी जा सके। हमें इस तरह से बाउंड्रीज को बनाना था कि देश की जो डाइवर्सिटी है वो एकोमोडेट करी जा सके। क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आप फिर एक बार ध्यान दीजिए कि इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया है। क्लास सिक्स के पॉलिटिकल का पहला चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया वो देश है जहां डाइवर्सिटी बहुत है। मैं इसीलिए आपको एकदम सिंपल समझा रहा हूँ। लैंग्वेज अलग है लोगों की, लोगों का रिलीजन अलग है इस देश के अंदर। हमारे देश की ज्योग्राफी बहुत अलग है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं झरने हैं तो कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है। इस देश में लोगों के क्लोथिंग स्टाइल भी अलग हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फूड हैबिट्स हैं वो भी लोगों के डिफर करते हैं। यहाँ पे लोगों के कास्ट भी अलग हैं। मतलब इंडिया को आप कह सकते हो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे इतनी अनेकता है और इतने सारे डाइवर्स लोगों को एक साथ एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, अकोमोलेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज करना। इसीलिए हमने बोला कि हम अपने स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेंगे। हम अपने स्टेट की बाउंड्रीज को क्या करेंगे बच्चों? रीड्रॉ करेंगे। यानी हम अपनी स्टेट की बाउंड्रीज इस प्रकार से बनाएंगे ताकि जो ये इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसको एडजस्ट किया जा सके। हमारे यहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, तो हमने बोला हम राज्यों की बाउंड्रीज को वापस से बनाएंगे ताकि जो डाइवर्सिटी है उसको एडजस्ट किया जा सके। लेकिन अंग्रेज लोग इन सारी चीजों पे तो ध्यान दिया नहीं करते थे। अंग्रेजों के टाइम पे जो बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बना दी गई थी। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने से मतलब था, तो उन्होंने टैक्स वसूली करने के लिए या फिर वो अगर किसी नए एरिया को लूट कर आते तो उसको वो सिंपली क्या करते, शामिल कर दिया करते। यानी ब्रिटिशर्स को इस देश की डाइवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें कोई कंसर्न नहीं था।
कॉलोनियल रूल के समय राज्यों की बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाई गई थी, या तो नई नई टेरिटरीज को अनेक्स किया जाता और उनको प्रोविंस में ऐड कर दिया जाता। यानी अंग्रेजों का तो मोटिव था देश को लूटना। उन्होंने देश की अनेकता पर, उन्होंने देश की डाइवर्सिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं वो हमेशा कहा करते थे कि हम अपने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपने राज्यों की बाउंड्रीज वापस से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? लैंग्वेज के हिसाब से बनाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपको याद रखना है। यहां से डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि हमारे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जितने भी लीडर्स थे उन्होंने वादा किया था कि आजादी के बाद नए राज्यों को बनाया जाएगा लैंग्वेज के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों को क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि अगर आपके आसपास एक सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं तो हमको बहुत सेफ महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, वाराणसी के अंदर। अब मेरे आसपास मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं या तो भोजपुरी बोलते हैं। अब वो मेरी अपनी लैंग्वेज है तो मैं उन लोगों से बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। अब इमेजिन करो कि मेरे बगल में कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये लोग कौन है। तो मुझे काफी एलियनेटेड महसूस होगा, मुझे काफी बाहरी महसूस होगा। तो हमने बोला कि हम बाउंड्री को इस तरह से बनाएंगे कि वो लैंग्वेज की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करे। यानी इस तरह से बाउंड्री बनाएंगे कि वो भाषा की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करे। तो हमने लैंग्वेज को इसीलिए चूज किया ताकि एक राज्य में अगर एक भाषा बोलने वाले लोग होंगे तो वहां पे यूनिटी आएगी, वहां पे एकता आएगी, वहां पे लोगों को कनेक्टेड फील होगा। इनफैक्ट कांग्रेस ने भी 1920 के अंदर नागपुर सेशन किया था महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे कांग्रेस ने भी ये माना कि हम देश को लैंग्वेज के हिसाब से बांटेंगे अलग अलग राज्यों में। और कांग्रेस ने यह भी रिकॉग्नाइज किया कि हम अपनी पार्टी को भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करेंगे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैं वापस से आपको समझा रहा हूं। 1920 के अंदर कांग्रेस का एक सेशन होता है जिस सेशन को नाम दिया गया नागपुर सेशन। नागपुर क्यों बोला गया? क्योंकि जो ये सेशन था वो नागपुर में किया गया। यहां पे कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हम अपने दफ्तर को लैंग्वेज के हिसाब से ओपन करेंगे। कांग्रेस ने यहां पे बोला कि हम अपनी पार्टी को लैंग्वेज के हिसाब से रीऑर्गेनाइज करेंगे। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे जो दफ्तर हैं वो उस एरिया के लैंग्वेज के बेसिस पे खोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कांग्रेस का ऑफिस तमिलनाडु में ओपन हो रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली तमिल भाषा में ओपन किया जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई ऑफिस यूपी के अंदर ओपन हो रहा है तो वो हिंदी भाषा के अंदर ओपन किया जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई ऑफिस महाराष्ट्र के अंदर ओपन हो रहा है तो वो मराठी भाषा में ओपन किया जाएगा। यानी कांग्रेस कह रही है कि हम अपने रीजनल ऑफिसेस को वहां के प्रोविंशियल और रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से ओपन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कांग्रेस ने बोली, क्योंकि अगर दफ्तर वहां की भाषा में खोले जाएंगे तो देश की एकता बढ़ेगी, वहां के लोगों को कनेक्टेड फील होगा और काफी जुड़ाव महसूस होगा। लेकिन क्या ब्रिटिशर्स भी ऐसा करते थे? तो इसका जवाब है नहीं। ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटने का प्लान बनाया था तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया करते थे। लेकिन जब हमको आजादी मिल गई और देश का बंटवारा हो गया तो चीजें बदल गई। क्योंकि आजादी के साथ पार्टीशन हो गया, हमारे लीडर्स को डर लगने लगा कि अगर हम स्टेट्स को वापस से बनाएंगे तो कहीं देश के अंदर हिंसा ना होने लगे, कहीं देश के अंदर डिसरप्शन यानी वायलेंस ना होने लगी, कहीं देश वापस से ना बढ़ जाए, कहीं देश में डिसइंटीग्रेशन ना आ जाए। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है टूट जाना। तो हमारे आजादी के बाद हमारे लीडर्स को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करें तो इससे पूरे देश में वायलेंस होने लगे, कहीं इससे हमारी कंट्री वापस से दो भाग में बट ना जाए। हमारे लीडर्स को ऐसा भी लगा कि अभी देश में गरीबी बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, तो पहले हम इस पर ध्यान देंगे, बाद में हम देखेंगे कि स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है। और इनफैक्ट आप ये भी देख रहे हो कि अभी तुरंत तुरंत प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया था। बहुत सारे रजवाड़े भारत के साथ आने को तैयार भी नहीं थे। एग्जाम्पल में हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये इंडिया का पार्ट ही नहीं बनना चाह रहे थे। तो अभी हमको लगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना है। तुरंत तुरंत पार्टीशन हुआ है कुछ ही टाइम पहले, देश में डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी बहुत है। तो हमने सोचा कि अभी चलो इस मुद्दे को पोस्टपोन करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि राज्यों को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है। लेकिन हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उनको ये पसंद नहीं आया। हमारे लोकल लीडर्स और वहां के लोकल लोगों ने बोला नहीं, आपको इसी वक्त नए राज्य बनाने की जरूरत है। ऐसे राज्य बनाइए ताकि वो भाषा को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले प्रोटेस्ट कहां पे होता है? मद्रास के अंदर होता है। मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले प्रोटेस्ट कहां शुरू हुआ? मद्रास वाले एरिया के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होता है।
आप लोग मैप बनाने की प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि अगर आप अपने पेपर में मैप बनाकर आओगे तो एक बहुत-बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो हमारे नेशनल लीडर्स ने बोला कि इस मुद्दे को पोस्टपोन करते हैं और बाद में देखा जाएगा कि राज्यों को कैसे पुनर्गठित करना है। लेकिन हमारे लोकल लीडर्स ने बोला ये गलत है और तुरंत अर्जेंटली आपको नए राज्य बनाने चाहिए भाषा के हिसाब से। सबसे पहले प्रोटेस्ट कहाँ होता है? प्रोटेस्ट होता है मद्रास प्रोविंस के अंदर। प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ बच्चों? प्रोटेस्ट हुआ मद्रास प्रोविंस के अंदर। ये जो मद्रास प्रोविंस है, ये एक पुराना प्रोविंस हुआ करता अंग्रेजों के टाइम पर, जिसके अंदर तमिलनाडु भी आया करता, कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका इसके अंदर शामिल था। यानी इस मद्रास के अंदर आप क्या देख रहे हो? तमिलनाडु भी आता है, इस मद्रास के अंदर केरला का भी कुछ पार्ट आता है, कर्नाटका का भी कुछ पार्ट आता है और आंध्र प्रदेश का भी कुछ पार्ट आता है। तो अंग्रेजों के टाइम पे एक प्रोविंस हुआ करता था मद्रास, मद्रास के अंदर तमिलनाडु आया करता, कुछ पार्ट्स ऑफ केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आया करता। ज्योग्राफी वाइज आप मैपिंग कर लिया करो अपने नोटबुक में, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहें। सो मद्रास के अंदर जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो प्रोटेस्ट करते हैं, और वो तेलुगु बोलने वाले लोग प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बनाओ, एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाओ। और इस मूवमेंट का नाम रखा गया विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये आपको याद करना है बच्चों बहुत अच्छे से, क्योंकि हर साल सीबीएसई यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। सो प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है? मद्रास प्रोविंस के अंदर जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक नया राज्य बनाओ जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि तेलुगु बोलने वालों को बहुत एलियनेटेड फील हुआ करता। मद्रास के अंदर तमिल भाषा का बहुत एग्रेशन देखने को मिल रहा था, तेलुगु को इग्नोर किया जा रहा था। साथ ही साथ तेलुगु साइड रहने वाले जितने किसान लोग हुआ करते थे, पीजेंट्स, उन पर भी अत्याचार हो रहा था। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमारे लिए एक अलग राज्य बनाओ जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। और इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, इस मूवमेंट को नाम दिया गया विशाल आंध्रा मूवमेंट। बच्चों ये जो मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखकर दिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये तो आप याद कर ही लेना कैसे भी करके। तो इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया विशाल आंध्रा मूवमेंट। इस प्रोटेस्ट में तेलुगु बोलने वालों लोगों ने डिमांड किया कि उनको मद्रास से सेपरेट होना है और एक नया राज्य बनाना है जिसका नाम होगा आंध्रा प्रोविंस, यानी उन्हें आंध्र प्रदेश बनाना है। इस आंध्रा में रहने वाली जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितने लोग थे, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सब प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ, लैंग्वेज के हिसाब से मद्रास से हमको अलग होना है और एक नया राज्य बनाना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? विशाल आंध्रा मूवमेंट कौन कर रहा है? तेलुगु बोलने वाले लोग। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको आंध्र प्रदेश बनाना है। अब ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा, क्योंकि सरकार एकदम चुप है, सरकार एकदम साइलेंट है, वैसिलेशन देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट इस मुद्दे को इग्नोर कर रही है, जिसके चलते लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते और गांधी जी को मानने वाले व्यक्ति हुआ करते जिनका नाम था पुट्टी श्रीरामुल्लू। पुट्टी श्रीरामुल्लू जी जो हैं वो हमेशा गांधी जी की बात को माना करते और ये गांधी जी की तरह हमेशा नॉन वायलेंट तरह से प्रोटेस्ट किया करते। पुट्टी श्रीरामुल्लू जी कहते हैं कि मद्रास से अलग करके एक नया राज्य बनाओ आंध्र प्रोविंस, और ये एक कसम खाते हैं कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा, जब तक एक सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट नहीं बनेगा, तब तक मैं कुछ ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, भूखा रहूंगा। तो पुट्टी श्रीरामुल्लू जी ने एक फास्ट किया लंबे समय तक, इनडिफिनाइट यानी अनिश्चित समय तक इन्होंने व्रत किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और इनकी डिमांड क्या थी, ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों। इनकी डिमांड थी कि तेलुगु बोलने वालों के लिए एक सेपरेट राज्य बनाओ। सरकार ने इनको इग्नोर किया, जिसके चलते 56 डेज बाद इनकी डेथ हो गई। इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया नॉन वायलेंट तरह से, शांतिपूर्ण तरह से, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई और लगभग 56 दिनों बाद पुट्टी श्रीरामुल्लू जी की डेथ हो गई। इनके डेथ के बाद इनके सपोर्टर्स अब वायलेंस करने लगते हैं, अब हिंसा होने लगती है। जो पुलिस है वो फायरिंग कर देती है लोगों के ऊपर, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, मद्रास के बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ने रिजाइन कर दिया और फाइनली तब जाके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नींद खुलती है और वो ये अनाउंस करते हैं दिसंबर 1952 के अंदर कि हम एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनाएंगे। यानी इतना टाइम लग गया हमारे जवाहरलाल नेहरू को, ये गवर्नमेंट के फेलियर को दर्शाता है, ये गवर्नमेंट के इग्नोरेंस को दिखाता है कि सरकार ने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को लंबे समय तक इग्नोर किया। और जब पुट्टी श्रीरामुल्लू की डेथ हो गई तब उनके सपोर्टर्स वायलेंस करने लगते हैं, तब जाके पुलिस फायर कर देती है उनके ऊपर, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स यानी बहुत सारे एमपी और एमएलए मद्रास के अंदर रिजाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे।
और फाइनली दिसंबर 1952 में जाके नेहरू उस समय के पीएम ये अनाउंस करते हैं कि एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बनेगा तेलुगु बोलने वालों लोगों के लिए। और फाइनली आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया? 1953 के अंदर बनाया गया। तो 1952 दिसंबर में अनाउंस किया गया कि आंध्र प्रदेश बनेगा और 1953 में आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। ये सारे जो बच्चों मैप आपको दिख रहा है ना, ये एंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आखिरी में हम इस पूरे मैप को डिटेल में देखने वाले हैं, तो चिंता मत करो। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा, निश्चिंत आप रहो। जितने भी कार्टून्स हैं वो भी हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप हमारे जो मेन थ्योरी है उसको समझ लो। जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया तो दूसरे जो एरियाज हैं, दूसरे जो स्टेट्स हैं, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे कि हमको भी रीऑर्गेनाइज करो और हमारे अंदर भी एक नया राज्य बनाओ। जिसके चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है, जिस कमीशन का नाम था एसआरसी, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 में इस कमीशन को बनाया गया। कमीशन का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। नाम से ही मालूम चल रहा है ये कमीशन इसलिए बनाई गई थी ताकि राज्यों की बाउंड्री को वापस से रीड्रॉ किया जाए। इस कमीशन को ये काम सौंपा गया कि तुम पता लगाओ कि नए राज्य कैसे बनाए जाएं और राज्यों की बाउंड्री को कैसे ड्रॉ किया जाए। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्यों की बाउंड्री ऐसे बनाओ कि वो भाषा की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करें, यानी एक राज्य में एक भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए, ऐसा इस कमीशन ने एक्सेप्ट किया। बच्चों, अगर आप 12th के लिए पढ़ रहे हो, सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ रहे हो, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में सीएससी का 2024 का पेपर हुआ, अभी 2025 का पेपर हुआ, तो इन सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। पॉलिटी में क्वेश्चन आया था त्रिपुरा के ऊपर, जो कि इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर एक लाइन को अच्छे से हमको पढ़ना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बनाई गई? क्योंकि हमें राज्यों की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना था। इस कमीशन की रिपोर्ट कब आई? बच्चों याद रखिएगा, कमीशन की रिपोर्ट 1955 में आई और इस कमीशन ने बोला कि राज्यों को इस तरह से बनाओ कि वो भाषा की बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करे, यानी एक राज्य में एक भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए। और इसी कमीशन की रिपोर्ट के चलते एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये एक्ट 1956 में पास किया गया। ये एक्ट 1956 में पास किया गया और इसी एक्ट के चलते 14 राज्यों को बनाया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। ये एक बेसिक सा फैक्ट आपको दिया है जो कि आपको याद रखना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के चलते 14 राज्यों को गठित किया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। अगर मुझे समराइज करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आती है, कब आई? 1953 में आई। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के चलते एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 1956 में पास हुआ। इसके अंदर 14 स्टेट्स को बनाया गया और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है, आप याद कर लो। चलिए आगे देखते हैं। हमको आगे बताया जा रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कह रहे थे कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते। वो डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कहीं इससे देश की एकता ना खंडित हो जाए। उनको डर लग रहा था कि इससे कहीं देश की जो यूनिटी है उस पर खतरा ना आ जाए। हमारे लीडर्स को ये भी डर लगा कि कहीं इससे सेपरेटिज्म की भावना ना क्रिएट हो जाए। कहीं लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि हम भाषा के अनुसार उनको बांट रहे हैं और हमको ऐसा लगा कि काफी प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमारे लीडर्स ने लोगों की बात को सुना और लिंग्विस्टिक स्टेट्स को हमने बनाया। और जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया तो हमको ये समझ आया कि जब एक राज्य के अंदर एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति होता है तो उस देश की यूनिटी कम नहीं होती, बल्कि उस देश की, उस राज्य की यूनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस पूरे यूपी के अंदर मेजॉरिटी लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो यूपी के लोगों को काफी अपनापन लग रहा है, काफी उन्हें कनेक्टेड फील हो रहा है। या एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर महाराष्ट्र के अंदर मेजॉरिटी लोग मराठी बोल रहे हैं, इससे महाराष्ट्र की जो यूनिटी है वो और पावरफुल हो रही है। अगर तमिलनाडु के अंदर मेजॉरिटी लोग तमिल बोल रहे हैं, इससे वहां की जो एकता है वो और मजबूत हो रही है। यानी एक चीज हमको समझ में आ गई कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं वो यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो सेपरेटिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि वो देश की एकता को इंक्रीज करते हैं। लेकिन बच्चों हाल फिलहाल में आप देख रहे हो कि भाषा को लेके कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है देश के अंदर। कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं जहां पे मजबूर मजदूर किया जा रहा है लोगों को, जबरदस्ती की जा रही है लोगों के ऊपर कि आप हिंदी बोलो, या उनको जबरदस्ती किया जा रहा है कि आप मराठी में बात करो।
तो अभी देश का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। सब अपनी भाषा को सुपीरियर फ़ील कराना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मेरी नज़रों में हर एक भाषा इक्वल है, लेकिन अपनी मातृभाषा के लिए सभी के मन में रिस्पेक्ट होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे पे थोपोगे कि तुम भी मेरी मातृभाषा बोलो। हम सभी लोग किसी कॉमन लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, या फिर भाषा सिर्फ़ अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान है। ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये सिर्फ हमारे फीलिंग्स को शेयर कर रही है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे इंडिया के यूथ हो, आप किसी भी पार्ट से अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ लैंग्वेज के ऊपर कभी मत लड़ाई करना, क्योंकि हर एक भाषा को सम्मान है, हर एक भाषा बहुत सुंदर होती है। जितनी मराठी अच्छी है, उतनी तमिल अच्छी है और उतनी ही हिंदी अच्छी है। तो हमारे लीडर्स को हमने देखा, ये डर लग रहा था कि कहीं देश के अंदर सेपरेटिज़्म ना बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सेपरेटिज़्म वगैरह रिड्यूस हो गया। आज कितने ही साल हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाए, और ये हमको समझ में आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से देश की जो यूनिटी है वो और बढ़ गई है। इससे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अच्छे से हमने एकोमोडेट किया है, और इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो भी और ज़्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि अगर हम अपने लोगों की बात ना मानते, अगर हम लोगों का कहना ना मानते और लिंग्विस्टिक स्टेट्स ना बनाते, तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। क्योंकि लोकतंत्र में यही कहा गया है कि लोगों के हिसाब से चलो, लोगों की बात को सुनो, ताकि सभी का न्याय हो सके। इसने हमारे डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग किया है, इसने हमारे डाइवर्सिटी को भी एडजस्ट किया है, और इसके चलते हमारे देश की जो यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा हर राज्य के अंदर वहाँ की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे तमिलनाडु में डीएमके है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये वहाँ की भाषा को भी प्रमोट करती हैं। इससे वहाँ की भाषा को भी एक पुश मिलता है, और अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग पॉलिटिक्स में भी एंटर कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमको एक यूनिफॉर्म बेसिस मिला, ताकि हम बाउंड्रीज को ड्रॉ कर सकें। यानी हमें लैंग्वेज एक ऐसा प्रिंसिपल मिला, जिसके चलते हम आराम से बाउंड्रीज को बना सकते हैं। और अगर राज्य के अंदर एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति होगा, तो उनको काफी अच्छा लगेगा, इससे वहां की एकता बढ़ जाएगी। बल्कि इससे हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, बल्कि इससे हमारे देश की जो यूनिटी है वो और बढ़ गई। क्योंकि बच्चों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ संविधान बनाना नहीं होता, संविधान और उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई, सभी को पीसफुल तरह से प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। तो अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए, उसके साथ निगोशिएट करना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल यही है कि सरकार को लोगों का कल्याण करना चाहिए। तो सारी चीज़ों को पढ़ के हमें बच्चों ये समझ में आ गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से देश की जो एकता है वो बढ़ गई। हमने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, इंडिया ने डेमोक्रेसी अपनाया। इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान बना लिया और इलेक्शन करवा लिया। इसका ये मतलब है कि अलग-अलग लोगों की भावनाओं का हमने सम्मान किया। क्योंकि जिस देश के अंदर इतने सारे लोग हैं, वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा। जहां पे चार बर्तन होते हैं, वहां पे आवाज आती है। लेकिन देखने वाली चीज है कि आपने अलग अलग लोगों की बात सुनी। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को और मजबूत किया है, अलग अलग लोगों की भावनाओं का हमने सम्मान किया है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते रहेंगे, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहेगा, यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस देखने को मिलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बताइए क्या लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों को बनाना गलत है, तो आप बोलोगे नहीं, अच्छी बात है कि हमने लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों को बनाया, क्योंकि इससे देश की जो एकता है वो और स्ट्रांग हो गई। हमने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, हमने डेमोक्रेसी के सिद्धांत को और पावरफुल बनाया। अब स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो बुक के एंड में आपको ये वाला बॉक्स देखने को मिलेगा। काफी सारे बच्चे ये बॉक्स नहीं पढ़ते हैं, और ये उनकी गलती है। हर साल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बॉक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जब हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया, और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया 1956 के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुरंत ही सारे राज्यों को बना दिया गया। नहीं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया। जैसे हमने बॉम्बे राज्य को वापस से रीऑर्गेनाइज नहीं किया। बॉम्बे के अंदर उस समय भी 2 भाषा बोलने वाले लोग हुआ करते थे, कुछ गुजराती लोग हुआ करते थे और कुछ मराठी लोग हुआ करते थे। लेकिन बाद में प्रोटेस्ट होने लगता है, और फाइनली 1960 में जाके बॉम्बे को भी रीऑर्गेनाइज किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग-अलग राज्य बनाए गए। उसी तरह से पंजाब को भी 1956 में नहीं बनाया गया अलग राज्य की तरह, बल्कि पंजाब में भी उस समय पे 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले।
पंजाबी बोलने वालों ने प्रोटेस्ट किया कि एक अलग राज्य बनाओ। फाइनली जाके 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया। इसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाला जो एरिया है वो रिमूव किया गया। ये डेट बच्चों आपको याद रखनी है। पहली डेट आप याद रखोगे 1960 में, जब बॉम्बे को रीऑर्गेनाइज किया गया, गुजरात बनाया गया गुजराती लोगों के लिए, महाराष्ट्र बनाया गया मराठी लोगों के लिए। दूसरा 1966 आपको याद रखना है, जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया और एक पंजाब सूबा बनाया गया पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए, और यहां से हरियाणा हिमाचल को बाहर किया गया। अब नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले तो नॉर्थ ईस्ट में जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो 1972 में देखने को मिला। 1972 के अंदर असम के अंदर से मेघालय को अलग किया गया और मणिपुर त्रिपुरा उस समय पे यूटी हुआ करते थे, उनको राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया राज्यों की तरह, और 1963 में नागालैंड नाम का राज्य बनाया गया। बच्चों यहाँ पे हमने तीन अलग अलग डेट्स को पढ़ा। 1963 ये वो समय है जब नागालैंड को रीऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे नागा ट्राइब्स रहा करती थी और वो प्रोटेस्ट कर रही थी, इंडिया से अलग होना चाहती थी, लेकिन हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया कि आपको हम राज्य का दर्जा दे रहे हैं। फिर 1972 में नॉर्थ ईस्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया। असम के अंदर से एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था मेघालय। मेघालय याद रखना है आपको। और उस समय पे मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों यूटी हुआ करते थे, इनको यूटी से हटा के स्टेट का दर्जा दे दिया गया। देन 1987 के अंदर जाके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बनाया गया। 1987 में जाके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सारी डेट्स ना आप एक नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं जानता हूं कि याद करना मुश्किल है, लेकिन मैं ये एनसीईआरटी लगभग 25 से 30 बार पढ़ चुका हूं 2-3 सालों के अंदर, तो मुझे तो सब कुछ याद है लाइन टू लाइन। लेकिन आप क्या करना है, एक नोटबुक के अंदर ये सारी डेट्स को ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है, वो है क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन। आपको 4 राज्य का नाम दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाओ इनके रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, यानी जो राज्य पहले बना था वो पहले आएगा और जो राज्य बाद में बना है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये सारी डेट्स आप लोग याद कर लेना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है राज्यों को बनाने का। लैंग्वेज के अलावा कुछ और क्राइटेरिया को भी यूज किया जाता है, जैसे कि कभी कभार ज्योग्राफी की वजह से नए राज्यों को बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से उत्तराखंड को अलग किया गया वहां के कल्चर और ज्योग्राफी के हिसाब से। कभी कभार नए राज्यों को बनाया जाता है इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट की वजह से, यानी कभी कभार क्या होता है कि कुछ राज्य बहुत बड़े होते हैं और उनका कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जो बहुत अंडर डेवलप्ड रह जाता है। जैसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश तो ग्रो कर रहा था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वो नहीं डेवलप कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं। अगर माँ एक बच्चे को ज्यादा प्यार करे और दूसरे को कम प्यार करे तो बुरा लगेगा दूसरे बच्चे को। वैसा ही होता है, कभी कभार कुछ एरियाज के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और कुछ एरियाज में कम डेवलपमेंट रह जाता है, जिसके चलते एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ और झारखंड को क्रिएट किया गया साल 2000 में, क्योंकि इनके अंदर भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। फिर हमने तेलंगाना को भी क्रिएट किया 2 जून 2014 को। ये वाला जो पर्टिकुलर डेट है ये अपने न्यू एनसीईआरटी में गिवन है, ये अपने नए एनसीईआरटी में दिया है, तो इस वाली डेट को आप लोग याद कर लेना। तेलंगाना नाम का राज्य बनाया गया 2 जून 2014 को। लेकिन क्या ये रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी यहीं पे एंड कर गई? नहीं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वो अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं, यानी आज भी डिमांड्स एंड नहीं हुई हैं। बहुत सारे लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं नए राज्यों के लिए। जैसे कुछ लोग महाराष्ट्र के अंदर एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, विदर्भ एरिया। ये विदर्भ नागपुर वाला एरिया है, ईस्टर्न एरिया है महाराष्ट्र का। दूसरा, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि यूपी का जो वेस्ट वाला एरिया है उसको हरित प्रदेश बना दो। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ वाला एरिया है, दार्जिलिंग साइड वाला, उसको एक अलग राज्य बना दो। तो डिमांड आज भी देखने को मिल रही है। आने वाले सालों में आप देखोगे कि नए राज्यों को बनाया जाएगा। तो स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं कर रही है, बल्कि एक बहुत लंबी कहानी बची हुई है जिसका हमें इंतजार है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी डेट्स दी गई हैं। अपने नोटबुक में उन सारी डेट्स को आप लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये रीऑर्गेनाइजेशन अभी भी एंड नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी डिमांड की जा रही हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में नागपुर वाला एरिया जो विदर्भ एरिया है उसे एक अलग राज्य बनाओ, यूपी में वेस्ट वाले एरिया को हरित प्रदेश बनाओ,
वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ वाला एरिया है नियर दार्जिलिंग, उसको एक अलग राज्य बनाओ। ऐसी डिमांड आज भी देखने को मिल रही है और फ्यूचर में आप देखोगे कि बहुत सारे नए नए राज्यों को बनाया जाएगा। सो बच्चों, ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी कुछ ऐसी डिटेल हैं जो बची हुई हैं और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए। तो मैं वो सारी बची हुई डिटेल आपको वापस से एक बार बता देता हूँ। सारे फोकस के साथ आप देखिए। हमारे चैप्टर के अंदर जो पहली फोटो दी हुई है, वो पहली फोटो ये है। ये जो फोटो आपको बच्चों दिख रही है, ये फोटो कोलकाता की है और आजादी के टाइम की है। आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो आपने देखा बंगाल को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट बन गया और वेस्ट बंगाल इंडिया में आ गया। कोलकाता एक कम्युनल जोन बन गया था। कम्युनल जोन मतलब यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच बहुत वायलेंस देखने को मिल रहा था। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन से तीन कम्युनल जोन्स के बारे में अपनी बुक के अंदर बताया गया है। उनमें से एक कोलकाता है, बचे हुए दो का नाम आप कमेंट करिएगा। तो कोलकाता के अंदर एक फाइट देखने को मिली, किनके बीच में? हिंदू के बीच में वर्सेस मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे गांधी जी आते हैं कलकत्ता के अंदर, लोगों को समझाते हैं कि मारपीट मत करो, वायलेंस मत करो, जिसके चलते यहाँ पे लोग सुधर जाते हैं। और ये फोटो कलकत्ता की है जब एक ट्रक के ऊपर हिंदू और मुस्लिम साथ में खड़े हैं और ये आप लोग देख लो, ये स्माइल कर रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और ये हारमनी को दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे वापस से हारमनी लौट आई है, सेलिब्रेशन हो रहा है। इस चीज को इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर दर्शाया गया है। ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप पढ़ सकते हो। इस फोटो के अंदर आपको दिखाई पड़ता है कि कलकत्ता के अंदर हिंदू लोग और मुस्लिम लोग लड़ाई झगड़ा खत्म करके साथ में एक ट्रक के ऊपर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक तरफ भारत का झंडा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा है। ये तस्वीर बहुत रेयर है और ये दर्शाती है कि आजादी की खुशी भी है, पार्टीशन का दुख भी है और हिंदू और मुस्लिम के बीच में हारमनी भी देखने को मिल रही है, खुशी और सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट आपको इमेज दी जाएगी और पूछ लेगा कि ये इमेज क्या दर्शा रही है, तो आप बताओगे ये फ्रीडम के जॉय को दर्शाती है, हारमनी को दर्शाती है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, और पार्टीशन जैसी भयानक घटना को भी दर्शाती है। फ्लैग के बारे में पूछ लेगा तो ये आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्लैग है और ये अपना प्यारा इंडिया का फ्लैग है। फिर आगे ये दूसरी इमेज दी है, मैंने पुराने वाले पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया। ये जो पर्टिकुलर इमेज आपको दिखाई पड़ रही है, ये इमेज 15 अगस्त 1947 की है, जो हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे रहा था, हमारा जो पहला आज़ादी का दिवस है, उस समय ये इमेज ली गई है। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, तो आप बता दोगे बच्चों, ये लाल किला है, क्योंकि हर साल स्वतंत्रता दिवस पे देश के प्रधानमंत्री लाल किले में जाके वहां से स्पीच देते हैं। तो जो हमारा पहला आज़ादी का दिवस है 15 अगस्त 1947, वहीं की ये फोटो आपको दिखाई पड़ रही है। ये पूरा लाल किला है, यहाँ पे नेहरू खड़े हैं। नेहरू कौन है? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है और इनको सुन रही है। ये ऊपर आपको अपना तिरंगा दिखाई पड़ रहा है, देश का अपना ये फ्लैग है। और ये सामने आपको एक मॉस्क्यू दिखाई पड़ रही है, इसका क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस इमेज के अंदर क्या आपको दर्शाया गया? हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जब जवाहरलाल नेहरू स्पीच दे रहे हैं रेड फोर्ट से और बहुत बड़ी मात्रा में लोग इनकी स्पीच को सुन रहे हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में कहा जा रहा है कि 200 साल पुराना अंग्रेजों का जो शासन है वो भारत में खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अगला, ये जो आपको बुक के अंदर अलग अलग कोट्स देखने को मिलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये पर्टिकुलर लाइन दे दी जाएगी और पूछ लेगा ये लाइन किसने बोली है, ये सेंटेंस किसने बोला है। यहाँ पे महात्मा गांधी आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को कलकत्ता के अंदर कह रहे हैं कि कल वो दिन है जब हमको आजादी मिलेगी अंग्रेजों से, लेकिन मिडनाइट को इंडिया का बंटवारा भी हो जाएगा। तो कल वो दिन है जब खुशी भी है आजादी की और दुख भी है बंटवारे का। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि लाइन किसने बोली, तो महात्मा गांधी ने बोली। और ये टुमारो क्या दर्शा रहा है? ये टुमारो मतलब आजादी का दिन दर्शा रहा है। ये हमारा पहला जो इंडिपेंडेंस डे हुआ करता था वो दर्शा रहा है। और क्या बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि कल यानी 15 अगस्त 1947 वो दिन है जब भारत को आजादी मिलेगी और साथ ही साथ बंटवारा भी हो जाएगा। तो खुशी है कि स्वतंत्रता मिल रही है और दुख है कि बंटवारा हो रहा है। ये सारे स्टैम्प्स मैंने डिस्कस किए थे। ये स्टैम्प क्यों पब्लिश किए गए हैं? ये स्टैम्प 26 जनवरी 1950 को पब्लिश किया गया, जो देश का पहला गणतंत्र दिवस है। पहले स्टैम्प के अंदर चरखा है गांधी जी का, जो कि एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है, खादी को दर्शाता है और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
दूसरे स्टैम्प में आपको खेती दिखाई पड़ रही है, एग्रीकल्चर। और तीसरे में ये क्या है, शहनाई। शहनाई बज रही है, यानी सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है, समाज में लोग बहुत खुश हैं, ये दर्शाया गया है। बच्चों आगे हमारे बुक के अंदर ये 2 पोएम्स दी हुई हैं। वैसे ये पोएम्स जो आपके बुक में दी हैं, ये बोर्ड के अंदर नहीं आएँगी, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आएँगी। लेकिन अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये दोनों कविताएँ आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली पोयम का नाम है द डॉन ऑफ फ्रीडम, यानी पहली पोयम का नाम है स्वतंत्रता की सुबह। मैं ये पोयम आपको हिंदी में सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कविता किसने लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म सियालकोट पाकिस्तान के अंदर हुआ था। एक लेफ्टिस्ट हैं, गरीबों की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा है बार-बार तख्ता पलट हो जाता है, कभी आयुब खान, तो कभी कोई और मिलिट्री जनरल। तो इसीलिए इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था पाकिस्तानी रिजाइम को और इनको जेल भेज दिया गया। इनके पोएट्री के कुछ कलेक्शंस हैं, जैसे कि जिंदान नामा, नक्श फरियादी, दस्त सबा। साउथ एशिया के एक बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं फैज़ अहमद फैज़। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक काफ़ी सारी कविताएँ दी हुई हैं फैज़ अहमद फैज़ की पॉलिटिकल साइंस बुक्स के अंदर। इनके बारे में आप ये याद रखना कि ये पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए लेफ्टिस्ट हैं, गरीबों की बात करते हैं, पाकिस्तानी रिजाइम, मिलिट्री कूप्स को ये अपोज़ करते हैं, जिसके चलते इनको जेल भेज दिया गया। इनकी पोएम्स का कुछ कलेक्शन है, जैसे कि दस्त-ए-सबा, ज़िंदान-नामा, नक्श-ए-फरियादी। और साउथ एशिया के एक बहुत बड़े पोएट माने गए हैं। और बच्चों ये उन्हीं की कविता है, जिस कविता का नाम है द डॉन ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की सुबह। इस कविता के अंदर वो कहते हैं, यह उजाला है जख्मी, ये रोशनी है धुंधली, ये वो सबेरा तो नहीं था जिसकी हमें उम्मीद थी पूरी, जिसके लिए चले थे हम उम्मीदों में भरकर, कहीं ना कहीं मिलेगी मंजिल का वो असली सफर। आसमान के वीरानों में तारे होंगे जहां, कहीं तो होगी किनारों पे दिल की एक पनाह, कहीं तो थमेगी ये रात की थकी हुई लहर, कहीं तो लगेगा दिल का टूटा हुआ सफर। इस कविता के अंदर फैज़ अहमद फैज़ कह रहे हैं कि हमने इतने लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। हम बार-बार यही कोशिश करते रहे कि वो आज़ादी का सूर्योदय हमको जल्दी से दिखाई पड़ जाए। हम उस सुबह का इंतज़ार कर रहे थे जब आज़ादी आएगी। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि आज़ादी के साथ-साथ देश का बँटवारा हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम पर इतना अत्याचार किया जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये सवाल उठाते हैं कि ये वो सुबह तो नहीं जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि आज़ादी के बाद पार्टीशन हो गया था, तो जो ये पर्टिकुलर पोयम है, ये पार्टीशन के ऊपर दर्शाती है कि कैसे आज़ादी के बाद देश का बँटवारा हो गया। ये एक उर्दू में लिखी हुई कविता है, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। उनकी एक पोयम की कलेक्शन है, शुब-ए-आज़ादी। शुब-ए-आज़ादी के अंदर ये कविता लिखी हुई है। अगला ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान आज़ाद होने वाला है और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ भी रहेंगी, हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे। और जैसा कि मुस्लिम्स के अंदर पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी होते हैं और हिंदू के अंदर ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय, बंगाली होते हैं, मद्रासी होते हैं। तो जिन्ना कह रहे हैं कि सभी लोग आज़ाद हैं, वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, वो अपने टेम्पल जा सकते हैं, वो अपने मॉस्क्यू जा सकते हैं। जिन्ना ये भी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर आप कोई से भी धर्म के हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सभी लोगों को बराबर ट्रीट करेंगे। लेकिन ये सारी बात झूठ है। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे कितना अत्याचार होता है, हम सभी को पता है। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, इंडिया में पहलगाम जैसे हमले करवाता है। शर्म आनी चाहिए तुमको पाकिस्तान, और इनको भी शर्म आनी चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना को, जो बातें इतनी अच्छी-अच्छी कर रहे हैं कि देश के अंदर सेकुलरिज़्म होगा, सभी को आज़ादी होगी, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अब बच्चों दूसरी पोयम दी हुई है जो कि एक इंडियन पोएट हुआ करती थी जिनका नाम है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुई थी, लेकिन बंटवारे के बाद वो भारत आ गई, भारत के पंजाब में रहने लगी। पंजाबी पोएट है, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, ज्ञानपीठ अवार्ड की रेसिपिएंट रह चुकी हैं। पार्टीशन के बाद दिल्ली को अपना घर बनाती हैं और इन्होंने एक मैगजीन भी लिखी जिसका नाम था नागमणि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो नागमणि नाम की पंजाबी मैगजीन हुआ करती, वो कौन लिख रहा था, कौन उसे पब्लिश कर रहा था? तो आप आंसर दोगे अमृता प्रीतम। एक बहुत-बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी कविताएँ लिखा करती हैं, पंजाबी पोएट हैं। अब इनकी जो कविता दी है आपकी बुक के अंदर, उसका नाम है टुडे आई कॉल वारिस शाह। इस कविता के अंदर अमृता प्रीतम कहती हैं
कि आज मैं वारिस शाह को पुकारती हूँ, कब्र से उठो, कुछ तो बोलो, इश्क की उस अगली दास्तां को पलटो, कभी पंजाब की बेटी रोई थी और तुमने लिखा था दर्द का अफसाना, आज लाखों बेटियां रो रही हैं, तुमसे फिर वही पुकार है वारिस शाह, उठो गमों के गायक, देखो अपना पंजाब, हर खेत लाशों से भरी है, चिनाब का पानी अब खून से लाल है, 5 दरियाओं में अब जहर बहता है, किसी ने नफरत घोल दी है इन दरियाओं में, जमीन का हर टुकड़ा अब दर्द से करहा रहा है, हर कोना चीख रहा है लहू की होली में, या उपजाऊ धरती अब जहर उगल रही है, हर फसल में है दर्द का जहर, हर बांसुरी अब नागिन की तरह बज रही है। इस कविता के अंदर अमृता प्रीतम एक बहुत फेमस पोएट है वारिस शाह, उनको पुकारती है। वारिस शाह वही है जिन्होंने हीर राझा नाम की कविता लिखी है। जब भी इश्क की बात होती है तो आप क्या बोलते हो कि बड़ा हीर बन के घूम रहे हो, बड़ा रांझा बन के घूम रहे हो। तो हीर रांझा की जो कहानी है वो वारिस शाह ने लिखी थी। अमृता प्रीतम वारिस शाह से कह रही है तुम उठो अपनी कब्र से और देखो बंटवारा हो गया, पंजाब में कितनी बेटियों का खून हुआ, रेप हुआ, पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, उन सब नदियों में अब खून बह रहा है, यहाँ की जो जमीन है वो अब खून उगल रही है, आसमान लाल हो गया है चीखों से। यानी ये पार्टीशन को दर्शाता है, ये पोयम पार्टीशन से होने वाले इम्पैक्ट को दर्शाता है, वुमेन पर इसका जो बुरा असर पड़ा, महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ पार्टीशन की वजह से, वो इस पोयम में दर्शाया गया है। आगे हम बात करते हैं इस बॉक्स के बारे में, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू एक लेटर लिखते हैं चीफ मिनिस्टर्स को और उनसे कहते हैं कि देखो भाई आजादी मिल गई और बंटवारा भी हो गया, बंटवारे में काफी सारे मुस्लिम पाकिस्तान भी गए, लेकिन हमारे देश में इतने मुस्लिम रहते हैं कि चाह के भी सभी को बाहर नहीं निकाला जा सकता, और इसीलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत के अंदर सभी मुस्लिम को इक्वल फील हो, हम हर एक नागरिक के सिक्योरिटी की पूरी सुरक्षा करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बहुत बुरी बात होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे देश में एक जहर घुल जाएगा, नफरत का जहर। यानी जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे सभी चीफ मिनिस्टर्स को कि अगर हम मुस्लिम्स को निकालना भी चाहते तो नहीं निकाल पाते, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में भारत में मुसलमान रहा करते हैं और इस पे कोई आर्ग्यूमेंट करने का मतलब भी नहीं है। अब पाकिस्तान कुछ भी करे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक अलग देश बन चुका है, लेकिन हम ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश मुसलमान के ऊपर कोई अत्याचार ना हो और उन्हें बराबर से ट्रीट किया जाए। आगे हम देखते हैं, ये वाली जो फोटो है मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, ये एक ट्रेन है रिफ्यूजी लोगों से भरी हुई है। जब पार्टीशन हुआ तो जो माइनॉरिटी हुआ करती थी, हिंदू या मुस्लिम जो भी माइनॉरिटी है, वो इस तरह से ट्रेन के ऊपर भर भर के जाया करते। तो ये रिफ्यूज की प्रॉब्लम को दर्शाता है, पार्टीशन की वजह से लोगों को बॉर्डर की ओर ट्रेवल करना पड़ा, ये भी दर्शाता है। अब ये फोटो आप देखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। इस फोटो के अंदर आपको गांधी जी देखने को मिल रहे हैं, और ये फोटो कहाँ की है? एक शहर हुआ करता था नौखाली, एक शहर हुआ करता था नौखाली, आज के टाइम पे वो बांग्लादेश के अंदर है। और नौखाली के अंदर हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, मुस्लिम्स के ऊपर भी ऑपरेशन किया जा रहा था। मतलब कुल मिला के नौखाली के अंदर कॉम्युनल वायलेंस बहुत देखने को मिल रहा था पार्टीशन की वजह से। तो गांधी जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो नौखाली गए थे, आज वो बांग्लादेश के अंदर है और वहां लोगों को समझा रहे हैं। फोटो में देखिए गांधी जी सेंटर में दिख रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अब इस तरह से वायलेंस मत करो, अब इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करो, हम सब लोग शांति से एक साथ रहेंगे। आगे अगले बॉक्स की ओर हम बढ़ते हैं। ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। ये महात्मा गांधी के बारे में बताता है। जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब गांधी जी ने किए। लेकिन जिस दिन हमको आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस दिन गांधी किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आजादी के दिवस पे गांधी जी कलकत्ता के अंदर थे, उन एरियाज में जहां दंगे हो रहे थे, वो लोगों को समझा रहे थे कि दंगे मत करो। ये वही गांधी जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया, जिन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की, न्याय की बात की, सच्चाई की बात की, सत्याग्रह की बात की। और आज आजादी मिल गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो वो बहुत दुखी थे कि ये क्या हो रहा है मेरे देश के अंदर। वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को समझा रहे थे कि इस तरह से लड़ाई मत करो। कलकत्ता में उन्होंने लोगों को समझाया, वहाँ की सिचुएशन इंप्रूव होती है, वहाँ पे लोग सेलिब्रेशन करते हैं, गांधी जी की मीटिंग्स में बहुत बड़ी मात्रा में लोग आया करते। लेकिन कुछ ही समय बाद वापस से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो दंगे हैं वो भड़कने लगे। अगस्त में गांधी जी कहाँ पे थे? कोलकाता के अंदर थे। माइनॉरिटीज को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, दंगे मत करो। मेजोरिटी को कह रहे थे कि आप माइनॉरिटी पे अटैक मत करो। और कोलकाता में काफी सिचुएशन इंप्रूव होती है। अगले महीने सितंबर में वो दिल्ली आ गए। अब जब गांधी जी दिल्ली आए तो यहाँ पे वो मुस्लिम्स के बारे में सोचने लगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं हुआ करते थे।
और दिल्ली वो एरिया था जहां पे मुस्लिम पे बहुत ऑपरेशन किया गया पार्टीशन के समय। तो सितंबर में अगले महीने जब गांधी दिल्ली आए तो दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था और वो बहुत चिंतित थे कि भारत के अंदर मुसलमान पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि भारत में मुस्लिम को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो पूरी इज्जत के साथ रह सके। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो गया है, लेकिन क्योंकि अब बंटवारा हो गया है तो वो ये भी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अब एक भाइयों की तरह रहे। गांधी जी का मानना था इंडिया और पाकिस्तान को एक ब्रदर्स की तरह रहना चाहिए, भाइयों की तरह रहना चाहिए। अच्छा आप बच्चों, आपको ये पता होगा कि आजादी के बाद तुरंत पाकिस्तान भारत पे अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो पैसा है वो रोक लेती है दबाव बनाने के लिए। लेकिन इस समय गांधी जी को ये बुरा लगता है कि आप पाकिस्तान को पैसा देने से क्यों मना कर रहे हो। गांधी जी को ये बहुत बुरा लगा कि आप पाकिस्तान को फाइनेंशियल कमिटमेंट्स देने से क्यों मना कर रहे हो। और गांधी जी अपना जो आखिरी फास्ट है वो जनवरी 1948 में करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी का आखिरी फास्ट कब हुआ। जनवरी 1948 में हुआ। जैसे कलकत्ता के अंदर सिचुएशन इंप्रूव कर रही थी वैसे ही दिल्ली के अंदर भी सिचुएशन बहुत तेजी से इंप्रूव करती है। वायलेंस कम होने लगता है, दिल्ली के अंदर शांति वापस आने लगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पाकिस्तान को जितना बचा हुआ पैसा है वो वापस कर दिया। लेकिन गांधी जी की जो ये हरकतें हैं वो सभी को पसंद नहीं आ रही थी। हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो भी कट्टर लोग हुआ करते उनको ये लगता कि गांधी जी गलत कर रहे हैं। काफी बार कोशिश भी हुई गांधी जी की हत्या करने की और फाइनली 30 जनवरी 1948 ये वो दिन है जब एक ऐसा बंदा जिसका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे वो गांधी जी को बुलेट से मार देता है, उनकी हत्या कर देता है दिल्ली के अंदर। और इसी तरह गांधी जी का जो एक पूरा जीवन रहा अहिंसा के प्रति, न्याय के प्रति, वो एक झटके में खत्म हो गया। ये वाला पैराग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। ये वाला पैराग्राफ गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में है। मैं आपको वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। गांधी जी माइनॉरिटीज की बात बहुत कर रहे थे और ये बात सबको पसंद नहीं आ रही थी। स्पेशली जो कट्टर लोग होते हैं ना वो बिल्कुल इस बात को नहीं पसंद कर रहे थे। काफी कोशिशें की गई गांधी जी की हत्या करने की। वो शाम को रोज अपनी प्रेयर करने जाया करते, मीटिंग करने। और एक ऐसा ही दिन था 30 जनवरी 1948 का। गांधी जी शाम का समय था, दिल्ली के अंदर अपनी प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे, शाम का समय था। तभी एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। वो गांधी जी को 3 बुलेट की गोलियां मार देता है और तुरंत गांधी जी वहीं गिर जाते हैं और मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और इसी तरह गांधी जी का जो पूरा एक जीवन था न्याय के प्रति, अहिंसा के प्रति, सच्चाई के प्रति, टॉलरेंस के प्रति, वो एकाएक एक झटके में खत्म हो गया। दुनिया के सभी बड़े लीडर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरा देश दुखी हो गया कि गांधी जी की अचानक से हत्या कर दी गई। किसने हत्या की? गोडसे ने किया। ये फोटो आपको कलकत्ता में दिखाई पड़ रही है। जब गांधी जी की हत्या हुई तो कितने सारे लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। लोग एकदम शॉक हो गए कि गांधी जी को गोली मार दी गई। आगे देखते हैं, ये वाला पर्टिकुलर मैप है। ये मैप वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये देख लेना है बस यहाँ पे कि जब देश का बंटवारा हो गया तो इंडिया के 2 अलग-अलग पार्ट्स को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। एक ये वेस्ट वाला एरिया है जो वेस्ट पाकिस्तान बना, आप मैप में देख पा रहे होगे। अच्छे से आप मैप में देख पा रहे होगे, ये वाला एरिया वेस्ट पाकिस्तान बनता है। और ये वाला जो पर्टिकुलर ईस्ट में एरिया था ये ईस्ट पाकिस्तान बनता है। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, बंगाली लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा था, जिसके चलते 1971 में यहाँ पे वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यही ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मैप के अंदर बहुत कुछ नहीं है आपको पढ़ने लायक। ये जो ब्लू वाला आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते। और ये जो येलो वाला है वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हुआ करता। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ईस्ट पाकिस्तान है वही आगे चल के बांग्लादेश बनाया गया था। ये पर्टिकुलर जो कोट दिया गया है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जो कोट है ये आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। ये सरदार पटेल ने लिखा था। सरदार पटेल जिनको आप आयरन मैन कहते हो, जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उन्होंने एक लेटर लिखा था। किसको? प्रिंसली रूलर्स को, यानी रियासतों के राजाओं को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के अंदर सरदार पटेल ये कहते हैं कि देखो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा समय है, हमें आज़ादी मिल गई है, अब हमारे देश को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर देश में एकता नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि हम आपसे विनती करते हैं कि आप भारत का हिस्सा बनो, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, ताकि हम साथ में मिलकर काम करेंगे और भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। और अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, भारत का हिस्सा नहीं बनोगे, तो आने वाले समय में आपको ही मुश्किलें होंगी, आप ही बर्बाद हो जाओगे। ये वाली फोटो मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे सरदार पटेल आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो काले कलर का कपड़ा पहना है ये हैदराबाद का राजा है, ये हैदराबाद का निजाम है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हुआ करता। और हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता।
सरदार पटेल के बारे में बताया गया, इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस के भी पार्ट थे, गांधी को मानते थे, पहले होम मिनिस्टर और पहले डेप्यूटी पीएम है। प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी पार्ट हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी हुआ करती थी, जिस कमेटी का नाम था कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब बनाया जा रहा था तो इसके अलग अलग मेंबर हुआ करते थे, और स्मूथली काम किया जाए इसके लिए अलग अलग कमिटीज को बनाया गया। उसी में से एक कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, एक कमेटी थी जो माइनॉरिटीज पर ध्यान देगी, और उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे वाला कार्टून मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया, ये पटेल हैं, ये मणिपुर के महाराजा हैं जो कि अपने लोगों के ऊपर बैठे हैं। मणिपुर के जो लोग हैं एकदम पतले दुबले हो गए हैं, ये दर्शाता है कि मणिपुर के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता। और सरदार पटेल कह रहे हैं महाराजा तुम उठो मत, बस मणिपुर का जो भी एक्सटर्नल अफेयर है वो इंडिया को दे दो। ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमैटिक स्टैंड को दर्शाता है, पटेल के फार साइटेडनेस को और उनकी एक अच्छी अप्रोच को दर्शाता है। अब ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को बनाया जा सकता है ताकि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट किया जाए। और गांधी जी हमेशा से हिंदुस्तानी भाषा को सपोर्ट करते, क्योंकि हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू दोनों भाषा को शामिल किया जाता। तो गांधी जी कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है कि आप लिंग्विस्टिक राज्यों को बना रहे हो, क्योंकि आप वहां के रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट कर रहे हो। गांधी जी ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी और किसी को इससे दिक्कत नहीं है अगर हिंदुस्तानी को हम प्रमोट करते हैं, और हिंदुस्तानी को हम यूज कर सकते हैं भारत की लैंग्वेज की तरह, क्योंकि हमें इंग्लिश को नहीं यूज करना है, और इंग्लिश से कहीं अच्छी भाषा हमारी हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तानी मतलब हिंदी प्लस उर्दू। ये 1961 का मैप है बच्चों, आप देख सकते हो कई सारे नए राज्यों को बना दिया गया है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी भी नहीं बने हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपको बाद में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको झारखंड देखने को मिलेगा, फिर बाद में यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। तो ये 1961 का मैप है। इस मैप में आप देख सकते हो कि कई सारे नए राज्यों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है वहां के लैंग्वेज के हिसाब से। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे, और मैं राइट आंसर को पिन कर दूंगा ताकि आपको मालूम चल जाए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना ध्यान लगा के सुन रहे हो। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिए हुए राज्य कौन से पुराने राज्य से बने, यानी गुजरात कौन से राज्य से बना, हरियाणा पहले कौन से राज्य का पार्ट हुआ करता। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो राज्यों का नाम बताओ जिनका पार्टीशन पर की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आज के टाइम पे कोई ऐसे दो राज्य बताओ जो पहले यूटी हुआ करते थे। चलो बच्चों मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ऐसे दो राज्य जिन पर पार्टीशन की वजह से सबसे बुरा बुरा असर पड़ा वो थे अपने पंजाब और बंगाल, क्योंकि आपने देखा पंजाब और बंगाल दोनों बॉर्डर के पास थे और दोनों को हमें बांटना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके बांटना पड़ा। और दो ऐसे राज्य जो पहले यूटी हुआ करते थे उनमें पहला तो आप गोवा लिख सकते हो, देन आप मणिपुर लिख सकते हो, आप त्रिपुरा लिख सकते हो। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल है जो कि आप दे सकते हो। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर देना। आगे इस मैप के अंदर हमको दिखाया जा रहा है कि जो रीजनल, आगे जो हमारा ये अगला कार्टून है, इस अगले कार्टून के अंदर हमको दिखाया जा रहा है जमीन पर एक इंसान बैठा है जिसका नाम है नेहरू। नेहरू के आसपास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कुछ लोग विशाल आंध्रा मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग महागुजरात मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग संयुक्त कर्नाटका मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग बृहन महाराष्ट्र मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये कार्टून दर्शाता है कि सरकार ने लैंग्वेज को काफी समय तक इग्नोर किया, लिंग्विस्टिक राज्यों को सरकार ने इग्नोर किया, जिससे ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। देश के अंदर मूवमेंट होने लगे, विशाल आंध्रा प्रोटेस्ट होने लगा, कर्नाटका में प्रोटेस्ट होने लगा, और नेहरू इस प्रॉब्लम से घिर चुके हैं। और इस प्रॉब्लम का नाम है कि अब हमको नए राज्यों को बनाना है लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये कार्टून ये दर्शाता है कि देश के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाषा के अनुसार राज्यों को बनाओ, और इस कार्टून का नाम है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इस कार्टून का नाम है, जो कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर एक व्यंग करता है कि 1950s वो टाइम पीरियड है जब अलग अलग राज्य डिमांड करने लगते हैं कि भाषा के अनुसार उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए। अगले बॉक्स के अंदर एक पर्सन के बारे में बताया गया है जिनका नाम है पुटी श्रीरामुल्लू जी। गांधी जी को मानते हैं। जब दांडी मार्च हो रहा था तो ये गवर्नमेंट जॉब अपनी छोड़कर सत्याग्रह करते हैं। इन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट 1946 में किया था, क्योंकि मद्रास के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो 1946 में ये फास्ट करते हैं कि मंदिरों को दलित लोगों के लिए ओपन करना चाहिए, दलित को भी एंट्री होनी चाहिए। और इन्होंने अपना आखिरी फास्ट किया
आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। इनका जो आखिरी फास्ट है वो 19 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। 56 दिनों तक इन्होंने कुछ ना खाया कुछ ना पिया और इनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट राज्य बनाओ तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए, जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। इनकी डिमांड को नहीं सुना गया और 56 दिनों बाद इनकी डेथ हो गई 15 दिसंबर 1952 को। 15 दिसंबर 1952 को। ये हमारा आखिरी कार्टून है जो कि दर्शाता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी लापरवाह थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर ध्यान नहीं दे रही है। ये छोटा सा जो आपको व्यक्ति देखने को मिल रहा है नेहरू है। ये बड़ा सा जो आपको जीनी देखने को मिल रहा है वो दर्शाता है कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट की प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ चुकी थी और नेहरू ने एक छोटा सा समाधान निकाला कि हम एसआरसी को बनाएंगे। एसआरसी मतलब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाएंगे और इस कार्टून का नाम है कोक्सिंग द जीनी बैक। यानी नेहरू ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है लिंग्विस्टिक स्टेट की उसको सॉल्व किया जा सके। ये कार्टून एक तरह का व्यंग है, सार्काज्म है, सेटायर है नेहरू की सरकार के ऊपर, क्योंकि नेहरू की सरकार ने लिंग्विस्टिक स्टेट को लंबे समय तक इग्नोर किया। विशाल आंध्रा मूवमेंट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये जो जीनी है ये दर्शाता है कि जो प्रॉब्लम है बहुत बढ़ चुकी है। अलग अलग एरियाज में अब प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाषा के अनुसार राज्य को बनाओ और तब जाके नेहरू एक छोटा सा समाधान लेकर आते हैं कि हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाएंगे और लैंग्वेज के हिसाब से राज्यों को पुनर्गठित करेंगे। इस कार्टून का नाम आप लोग याद रखोगे बच्चों, कोक्सिंग द जीनी बैक। ये वाली रिपोर्ट जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की वो कब आई थी? देखो बुक में लिखा हुआ है 1955 में आई थी। ये बहुत माइनर डिटेल है, बहुत छोटी सी डिटेल है, बच्चे इग्नोर कर देते, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करनी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 में बनाया गया और ये कहा गया कि पता लगाओ राज्यों को कैसे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस कमीशन ने बोला राज्यों को भाषा के अनुसार से पुनर्गठित करना चाहिए और इसकी रिपोर्ट कब आई? 1955 में आई। और इसी रिपोर्ट के चलते एक एक्ट पास हुआ 1956 में जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के चलते 14 राज्यों को और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। तो ये वाली आप डेट याद रखोगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाई गई। इस कमीशन ने रिपोर्ट 1955 में दी। इस रिपोर्ट के चलते एक एक्ट बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, जिसके चलते 14 स्टेट्स को और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। और इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में फिनिश कर लिया है। हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ा, हमने एक एक बॉक्स को पढ़ा, हमने सारे मैप्स को एनालाइज किया, हमने सारे कार्टून्स को समझा और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो भी मैंने आपको बता दिया। आशा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत सिंपल तरह से एक्सप्लेन किया ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। शुरू से आखिरी तक हर एक लाइन हमने डिटेल में पढ़ी है, थ्योरी भी हमने समझा, बॉक्सेस को भी पढ़ा, मैप को भी देखा, कार्टून को भी देखा, पिक्चर को भी देखा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट को सॉल्व करूंगा और आपसे मैं फिर जल्दी मिलूंगा अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।